नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत अभिनंदन। आज हम कोप डगलस उत्पादन फलन पर चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि कोप डगलस उत्पादन फलन क्या है, इससे संबंधित आवश्यक जो कंसेप्ट है उन पर बात करेंगे। साथ ही वीडियो में कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, आखिरकार कौन सी बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए ताकि कोप डगलस से संबंधित प्रश्न हमारा गलत ना हो। इसके लिए साथियों आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर भी चर्चा करेंगे ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। चलते हैं हम कोप डगलस उत्पादन फलन पर। सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि जो कोप डगलस उत्पादन फलन है वो CW कोप और PH डगलस के द्वारा 1928 में दिया गया था। और जो कोप डगलस उत्पादन फलन दिया गया था वो ध्यान में रखिएगा कि कोप डगलस उत्पादन फलन एक वास्तविक उत्पादन फलन है जिसे सांख्यिकी विधियों के माध्यम से यानी मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से इसके उद्देश्य से उत्पादन तथा साधनों के बीच मात्रात्मक संबंध क्वांटिटी जो रिलेशन है उसको स्पष्ट करता है। यानी ये जो प्रोडक्शन है और जो हमारा साधन है, यहाँ लेबर और कैपिटल लिया गया है, उनके बीच जो क्वांटिटी और मात्रात्मक संबंध है उसको लेकर एक गणितीय अप्रोच इसमें दी गई है। इसका प्रथम प्रयोग व्यक्तिगत फर्म की बजाय संपूर्ण विनिर्माण उद्योग के अध्ययन में किया गया था। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखिएगा कि जब कोप डगलस द्वारा 1928 में जो उत्पादन फंक्शन दिया गया था वो आपको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भ्रमित होने, कन्फ्यूज होने की संभावना रहती है क्योंकि उन्होंने जो उत्पादन फलन दिया था वो Q बराबर AL⁴ के 1 - अल्फा। यहाँ हम देखेंगे कि Q है जो कुल उत्पादन को दर्शा रहा है, A है वो टेक्नोलॉजी को दर्शा रहा है, L लेबर को और K कैपिटल को, और अल्फा और 1 - अल्फा क्या है उस पर भी हम विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो जब मूल रूप से जब कोप डगलस उत्पादन फलन दिया गया था तो ये था। यहाँ आप ध्यान में रखिएगा कि ये Q है वो आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसको Q कहेंगे, और जो हमारा लेबर और कैपिटल है उसको कहेंगे स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ ये जो उत्पादन फलन है वो इस बात को दर्शाता है कि लेबर और कैपिटल में जो चेंज हो रहा है यानी जो स्वतंत्र चर है जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं उसमें परिवर्तन का यहाँ प्रोडक्शन पर प्रभाव देखा जाता है। यानी लेबर और कैपिटल में चेंज होगा तो निश्चित रूप से जो आपका क्वांटिटी है, जो आपका प्रोडक्शन है उसमें परिवर्तन होगा। अब यहाँ आप देखिएगा कि जो इस कोप डगलस उत्पादन फलन था उसमें यहाँ L⁴ दे रखी है और K⁴ 1 - अल्फा दे रखी है। जो मूल कोप डगलस उत्पादन फलन था उसमें आप देखोगे कि अल्फा प्लस 1 - अल्फा, अल्फा प्लस 1 - अल्फा, यहाँ अगर इसका सम करें तो निश्चित रूप से अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो मान यहाँ प्राप्त होगा वो 1 के बराबर प्राप्त होगा। बिल्कुल विशेष ध्यान देने योग्य बात है, जब कोप डगलस फलन जो दिया गया था 1928 में उसमें आप देखिएगा जो पैमाने के जो प्रतिफल प्राप्त हो रहे थे वो स्थिर प्रतिफल प्राप्त हो रहे थे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्राप्त हो रहे थे। आगे हम देखेंगे कि जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने एक सामान्य कोप डगलस उत्पादन फलन दिया है, उसकी बात हम आगे करेंगे, परंतु जो मूल रूप से जो कोप डगलस उत्पादन फलन दिया गया था वो था Q बराबर AL⁴ K⁴ 1 - अल्फा, जिससे अगर इनके जो अल्फा और 1 - अल्फा का सम करें एक प्राप्त होता है जो ये दर्शाता है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। आगे हम देखें कि आगे जो उत्पादन फलन जो प्राप्त हुआ है सामान्य रूप से हम यूज में करते हैं तो वो ये होता है Q बराबर AL⁴ K⁴ इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आगे इस पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे कि कांस्टेंट रिटर्न्स भी प्राप्त होते हैं, इंक्रीज भी प्राप्त होते हैं, तो घटते हुए प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों स्थितियाँ आगे देखेंगे, लेकिन जो मूल रूप से दिया गया था उसमें स्थिर प्रतिफल कांस्टेंट रिटर्न की बात कहीं ना कहीं की गई है। अब यहाँ हम देखें कि जो कोप डगलस जो सामान्य हम रूप देख रहे हैं, आप जो है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये वाला Q बराबर AL⁴ बीटा, यहाँ मैंने A और B लिया क्योंकि टाइपिंग में अल्फा और बीटा मेरे द्वारा आ नहीं रहा था, इसलिए इसकी जगह हमने A और B का प्रयोग किया है। यहाँ आप Q देखोगे कि वो कुल उत्पादन को दर्शा रहा है, L लेबर को दर्शाता है, K पूंजी को दर्शाता है, A है वो तकनीकी स्तर या टेक्नोलॉजी को दर्शा रहा है, और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना ये स्मॉल a और b जिसको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, वो A है वो श्रम की उत्पादन लोच को दर्शा रहा है और B है वो पूंजी की उत्पादन लोच को दर्शा रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ ध्यान में रखिएगा कि A है वो श्रम की उत्पादन लोच को दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या है, B जो पूंजी की उत्पादन
उत्पादन लोच है उसका मतलब क्या है उसको ज़रा समझिएगा। चूँकि आपने लोच के बारे में पढ़ा है, जैसा कि हम जानते हैं कि लोच क्या होती है, वो एक वेरिएबल में जो परिवर्तन होता है उसके कारण दूसरे वेरिएबल में क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या उसमें चेंजिंग होती है, उसको लेकर लोच कहीं ना कहीं बात करता है। अगर सामान्य रूप से हम लोच की बात करें तो लोच किस प्रकार से निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो आश्रित चर है जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं उसके प्रतिशत परिवर्तन अपॉन जो हमारा स्वतंत्र चर है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं उसके प्रतिशत परिवर्तन, यानी ये जो अनुपात आप देख रहे हो यानी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में परसेंटेज चेंज अपॉन जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें परसेंटेज चेंज, यानी लोच ये दर्शा रही है कि जो स्वतंत्र चर है उसमें हमारे परिवर्तन के कारण आश्रित चर में क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर हम यहाँ इस एक को लेकर बात करें यानी श्रम की उत्पादन लोच की बात करें, लेबर की उत्पादन लोच की बात करें, तो यहाँ ये हो जाएगा कि क्यू में प्रतिशत जो परिवर्तन है अपॉन एल में प्रतिशत परिवर्तन, यानी यहाँ ये बताना चाह रहा है कि लेबर में कोई हम चेंज कर रहे हैं उसके कारण हमारे प्रोडक्शन में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसकी डिग्री कितनी होगी कि श्रम के कारण उत्पादन में कितनी डिग्री तक हम बदलाव कर सकते हैं, वो श्रम की उत्पादन लोच को दर्शाएगा। तो इस प्रकार हम इसको देखें तो किस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोच की बात करें लेबर की लोच, तो हम देखते हैं क्यू में हम प्रतिशत परिवर्तन को देखेंगे अपॉन एल में हम प्रतिशत परिवर्तन को देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकल अप्रोच के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, हम क्यू का जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकालते हैं। हमें पता है जो हमारा परिवर्तन होता है यानी जो क्यू में यानी प्रोडक्शन में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हमने डेल्टा क्यू द्वारा दर्शाया है। ठीक है, और ये होता है उसके प्रारंभिक मान अपॉन क्यू इंटू 100, यानी परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। इसी प्रकार अगर लेबर का हम चेंज देखें तो क्या निकालेंगे, लेबर में होने वाला चेंज अपॉन लेबर का जो प्रारंभिक मान है वो इंटू 100, इस प्रकार से निकालते हैं अपन। ठीक है, तो अब यहाँ आप साथियों अपनी कॉपी पेन आवश्यक रूप से रखना क्योंकि आगे हम स्टेप बाय स्टेप इसको चलेंगे। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है इधर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और ये है डिवाइड का बात, ये वाला डिवाइड है, इसका मतलब इसको हम ऐसे दर्शाएं भाग डेल्टा एल अपॉन एल, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ लेबर की जो उत्पादन की लोच है प्रोडक्शन इलास्टिसिटी है उसको प्राप्त कर रहे हैं। इसको आगे इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ तक हमने बात कर ली कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा एल अपॉन एल, इसको आगे हम बदलते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये जो डिवाइड का निशान है ये मल्टीपल में यानी एल ऊपर चला जाएगा डेल्टा एल नीचे आ जाएगा। अब यहाँ जो डेल्टा डेल्टा वाले को एक स्थान पर लिखेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल इंटू क्या प्राप्त होगा एल अपॉन क्यू। ये हमारी जो लोच है जो श्रम की उत्पादन लोच है वो प्राप्त हुई है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन क्यू। अब यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ये डेल्टा क्यू अपॉन एल है, साथियों ध्यान में रखिएगा डेल्टा क्यू अपॉन एल है वो कहलाती है श्रम का सीमांत उत्पादन। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि लेबर की चेंज के कारण जो प्रोडक्शन में जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं श्रम का जो उत्पादन की जो सीमांत उत्पादन है मार्जिनल प्रोडक्शन है उसको बोलते हैं। अब इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इसको लिखें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल भी लिख सकते हैं और एक डी क्यू अपॉन डी एल भी लिख सकते हैं। ये दो तरीके से हम निकालते हैं डेल्टा क्यू अपॉन एल डेल्टा एल और डी अपॉन डी एल, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इनमें दोनों में परिवर्तन क्या अंतर है ध्यान में रखिएगा। इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार लिखें, सबसे पहले हम देखें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, ये भी श्रम का सीमांत उत्पादन होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, ये परिवर्तन रूप है जब हमें ये दे रखा है, जैसे मान लीजिएगा कि लेबर 5 है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो 100 है, लेबर हमारी 10 हो गई, प्रोडक्शन हमारा बढ़कर 200 हो गया। इसका मतलब हमें लेबर का प्रारंभिक मान भी दे रखा है, बाद वाला मान भी दे रखा है, क्यू का प्रारंभिक मान भी दे रखा है और बाद वाला मान भी दे रखा है। तब ये मान दिए होते हैं तब तो हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमें अगर ये डी क्यू अपॉन डी एल ये अवकलन रूप है, कौन सा रूप है, अवकलन रूप है, डिफरेंशियल रूप है, जिसमें हम अवकलन के द्वारा
क्या निकालते हैं, सीमांत उत्पादन निकालते हैं। यहाँ हम Q का L के सापेक्ष अवकलन करते हैं। और ये कब करते हैं, जैसा कि आपका ये प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है A L की पावर अल्फा और K की पावर बीटा। अब हमें यहाँ ये मान नहीं दे रखे, इसका मतलब ये हमें एक समीकरण के रूप में, वेरिएबल के रूप में दे रखा है। ऐसी स्थिति में अगर हम सीमांत उत्पादन निकालते हैं तब हम किस तरीके से निकालेंगे, अवकलन के माध्यम से निकालेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। हम पुनः उस मेथड पर चलते हैं। आपको मैंने कहा कि कॉपी पेन आपको आवश्यक रूप से रखना। हम इस मेथड तक पहुँचे थे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन क्यू। मैंने बताया कि ये वाला जो है, ये वाला भाग कहलाता है श्रम का सीमांत उत्पादन। अब इसको कैसे प्राप्त करें, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। हमने जो प्रोडक्शन फंक्शन लिया है वो Q बराबर 1 L की पावर अल्फा और K की पावर बीटा। अब इसको ये हम अवकलन रूप से प्राप्त करेंगे, तो अवकलन कैसे करेंगे, Q का किसके सापेक्ष करेंगे, L के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अवकलन का एक सामान्य सा रूल है। अवकलन पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अवकलन को लेकर एक सामान्य का सा रूल है, वो बताता हूँ कि y की पावर x की पावर n, यहाँ y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इसका अवकलन हमें करना होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब इस y का x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो कैसे करते हैं, n पहले आ जाता है x और n माइनस 1, यानी याद रखना कि x की पावर n है तो n को पहले ले आते हैं और जो पावर दे रखी है उसको -1 कर देते हैं। अगर इसको ट्रिकली आप ध्यान में रखें कि ये x की पावर n है वो कहाँ बैठा है, ऊपर की तरफ बैठा है। इतनी देर मौज कर रहा था, इसका मतलब इसको सबसे पहले आगे पटकेंगे, पटक दिया। फिर इतनी देर मौज कर रहा तो इसका मतलब इसमें से एक माइनस कर देंगे। बड़ा आसान तरीके से याद रखना है। तो यहाँ आप देखिए कि l के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो चेंज किसका कर रहे हैं, हम l का कर रहे हैं। बाकी क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो a कॉन्स्टेंट है तो उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ हमने क्या देखा था कि जो पावर है उसको आगे पटकते हैं। यहाँ एल की पावर कितनी है, अल्फा है, तो फिर पावर में से क्या कर देते हैं, एक माइनस करते थे, तो l-1। और क्या कांस्टेंट रहेगा, इनटू, ये मैं यहाँ से लिख देता हूँ k की पावर बीटा। ठीक है, तो हमारा ये जो लेबर का सीमांत उत्पादन वो क्या प्राप्त हुआ, a अल्फा l की पावर अल्फा-1 k की पावर बीटा। ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये वाला मान डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल वाला हमें ये मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अब आगे हम इसमें चलें तो देखते हैं कि हमने ये देखा कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन क्यू यहाँ प्राप्त हुआ। अब हमने ये सीमांत उत्पादन वाला मान भी प्राप्त कर लिया। वो कैसे प्राप्त किया, वो हमने प्राप्त किया अल्फा ए एल की पावर अल्फा-1 और के की पावर बीटा और इनटू क्या दे, कौन सा मान है, ये वाला मान, ये यहाँ रख देते हैं L/Q रख देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा, ठीक है, ए एल की पावर अल्फा, ये अल्फा, एल के ऊपर पावर अल्फा भी है और -1 भी है, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो एल की पावर अल्फा लिख दी और फिर के की पावर बीटा लिख दी और ये एल की पावर -1 यहाँ लगा देते हैं। और यहाँ एक ये है ही, ये वाला एल, तो जिसके ऊपर पावर कितनी मान लेते हैं, 1 है। जिसके ऊपर पावर नहीं है उसके ऊपर पावर कितनी होती है, 1 होती है। और बट्टे में क्या है, क्यू है। अब ये एल की पावर -1 से एल की पावर 1 वाला कट जाएगा और ये साथियों ये वाला मान, ये कौन सा मान है, क्यू है। ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या शेष बचा है, अल्फा बचा है। अब ये यहाँ जो उत्पादन की, जो श्रम के उत्पादन की लोच है वो अल्फा प्राप्त हुई है। ये दर्शा रहा है कि लेबर में हम कोई चेंज कर रहे हैं, उसके के कारण जो प्रोडक्शन है उसमें कितना परिवर्तन होगा, वो अल्फा गुना परिवर्तन होगा, अल्फा के बराबर चेंजिंग होगी। अगर हम देखें कि लेबर में अगर ये मान हम इस प्रकार से देखें कि हमारा जो मान प्राप्त हो रहा है वो अगर ऐसा हो कि ए एल की पावर 0.5 के की पावर 0.5, ठीक है, तो यहाँ अल्फा कितना है, 0.5 है। इसका मतलब अगर लेबर में 10% की ग्रोथ हम करें, वृद्धि करें, तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन में किसके बराबर, इस लोच कितनी होती है, ये होती है ऊपर वाली पावर अल्फा होती है और यहाँ कितनी है, 0.5 है। तो इसमें कितना परिवर्तन होगा क्यू में, तो 10% इंटू कितना है ये लोच, 0.5, इसका मतलब 5% की वृद्धि प्रोडक्शन में होगी। ये इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं।
ध्यान में रखना। इसी प्रकार आपको पूंजी की उत्पादन लोच निकालनी है, जो हमारी क्या प्राप्त होगी, के ऊपर वाली पावर जिसको बीटा बोलते हैं, और बीटा होगी और इसका एक मैथमेटिकल आपको निकालना होगा। तो यहाँ तक आपको ये ध्यान में हो गया होगा कि श्रम की उत्पादन लोच क्या है, पूंजी की उत्पादन लोच क्या है। साथ ही साथ आगे हम साथियों इसको भी पढ़ेंगे, ध्यान में रखिएगा ये वाली बात, ये वाली, कि ये है जो श्रम व पूंजी का सामूहिक भाग क्रमशः ए व बी होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये किस प्रकार इसका सामूहिक भाग ए व बी, यानी यहाँ अल्फा और बीटा भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ ए व बी लिया, क्योंकि टाइपिंग में मुझे अल्फा और बीटा लिखना नहीं है, इसलिए मैंने ये ए और बी यहाँ लिया है। साथ ही आप ध्यान में रखोगे कि कोब डगलस उत्पादन फलन द्वारा जो ये कोब डगलस दिया गया था, उसने सांख्यिकी अध्ययन किए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्रम का सामूहिक भाग है वो 3/4 है, 3/4 है, जिसको 75% लिया है। और पूंजी का सामूहिक भाग कितना था, 1/4 यानी 25% है। इस प्रकार कोब डगलस के जो अध्ययन है वो ये बताते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो 75% क्या था, लेबर का हिस्सा था, और 25% किसका हिस्सा था, कैपिटल का हिस्सा था। ये भी इसका ध्यान में रख लेना। इसमें कि स्थिर प्रतिफल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्राप्त होते हैं। इसी कारण ये उत्पादन फलन आय वितरण का यानी थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तथा आर्थिक विकास सिद्धांत में अत्यंत उपयोगी है। अब आगे कुछ इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे कि कोब डगलस उत्पादन की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले बात करें, दोनों साधनों का होना अनिवार्य है, यानी लेबर का भी होना आवश्यक है, कैपिटल का भी होना आवश्यक है, यानी श्रम व पूंजी दोनों आवश्यक है। यदि किसी एक साधन का प्रयोग नहीं होता तो उस वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। साथ ही इसमें वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे और कुछ विशेष बातों पर भी ध्यान देंगे कि क्या क्या हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारे प्रश्न गलत नहीं है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक आवश्यक रूप से बने रहें। यदि एक साधन स्थिर रहकर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाए तो परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटता है। यानी हमने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ा था, जहाँ हम देखते हैं कि अंत में जाकर जो प्रोडक्शन है, जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन घटने लग जाता है। इसका मतलब ह्रासमान प्रतिफल नियम, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल प्राप्त होते हैं। पैमाने की स्थिर प्रतिफल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कब प्राप्त होंगे, यदि श्रम व पूंजी दोनों को किसी अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है, तो क्या प्राप्त होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल भी प्राप्त होते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच की आप देखोगे कि ये इकाई एक प्राप्त होती है। आप ये प्रश्न भी बनता है कि कोब डगलस उत्पादन फलन में ये इकाई प्राप्त होती है कौन, क्या, तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच। ये इकाई कैसे प्राप्त होती है, उसकी मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से इसको भी देखेंगे। और ये पैमाने की स्थिर प्रतिफल है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की हमने बात कर ली थी कि क्योंकि अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा का सम है वो हमने एक प्राप्त किया था। आगे देखिए हम कि कोब डगलस उत्पादन फलन रेखीय समरूप उत्पादन फलन लीनियर होमोजेंस प्रोडक्शन फंक्शन के एक रूप है। यहाँ औसत उत्पाद व सीमांत उत्पाद साधनों के अनुपातों पर निर्भर करते हैं, न कि उसकी कुल मात्रा पर। अति महत्वपूर्ण बात है, चाहे हम औसत उत्पाद की बात करें, एवरेज प्रोडक्शन की बात करें, मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें, वो साधनों के अनुपात पर, यानी जो के कैपिटल और एल लेबर है उसके अनुपात पर निर्भर करता है, न कि उसकी निरपेक्ष निरपेक्ष जो एब्सोल्यूट जो आपका उसकी मात्रा है, क्वांटिटी है, उस पर निर्भर करे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और कैसे होगा उसकी अब ये मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि साधनों का औसत उत्पादन की बात करें, एवरेज प्रोडक्शन की बात करें, तो तब कोब डगलस उत्पादन फलन किस प्रकार से इसको स्पष्ट करें, तो हम देखते हैं श्रम का जो औसत उत्पादन है वो यहाँ देखें। एपी औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है उसमें लेबर को से डिवाइड करें तो हमारा क्या है कि ये कोब डगलस उत्पादन फलन का में श्रम का औसत उत्पादन हमें प्राप्त होता है। ये यहाँ तक हम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब एपी हम देखें तो यहाँ ये ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, ये क्या है, क्यू के स्थान पर हमने ये रख लिया, क्योंकि हमें बताया कि कोब डगलस उत्पादन फलन का सामान्य रूप क्या है, ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम ये देखें कि ए पी बराबर ए के की पावर बी एल 1 माइनस ए, क्योंकि ये एल की पावर अल्फा है उसको नीचे ले आए तो क्या प्राप्त होगा, ये जो एल की पावर अल्फा है वो नीचे आते ही क्या हो जाएगा, एल की पावर माइनस ए अल्फा, तो ये हमारा प्राप्त होगा ए के की पावर बीटा अपॉन एल की पावर 1 माइनस अल्फा। चूँकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का योग है वो एक के बराबर होता है, इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, यानी बीटा यानी बी के स्थान पर, यानी यहाँ बीटा को हम बी बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 1 माइनस अल्फा। इसका मतलब के ऊपर भी 1 माइनस ए है और एल के ऊपर भी अब क्या है 1 माइनस ए। यहाँ बी के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस ए लिख दिया। तो इस प्रकार हमारा औसत उत्पादन क्या हुआ, के की
के बटे एल के ऊपर होल पावर कितनी हो गई 1 माइनस ए है। तो यहाँ हम देखें कि जो औसत उत्पादन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, के बटे एल पर निर्भर कर रहा है। यानी यहाँ के की और एल की मात्रा पर निर्भर कोई इसका परिवर्तन नहीं होगा, ये इसके अनुपात पर निर्भर कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इसको समझने का प्रयास करें, आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। जैसा कि हम देखें कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमारा है ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा, ठीक है। अब यहाँ हम देखें कि ए मान लीजिएगा ए 50 दे रखा है और ये 50 दे रखा है, और हमारा ए भी 1/2 है और बी भी हमारा 1/2 है। ये जो हमारी पावर दे रखी है उनको 1/2 हमने ये लिया है, यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। एल हम यहाँ ले रहे हैं 2, एल कितना ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, ठीक है। और के कैपिटल भी कैपिटल कितना ले रहे हैं 8 ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखें कि ये हमारा एपी कितना प्राप्त होगा। एपी को आप देखोगे तो कितना होगा, एपी अभी हमने प्राप्त किया है इस मेथड के माध्यम से। एपी बराबर क्या है, ए के की पावर एल कितना होगा 1 माइनस ए, ये अभी हमने ये प्राप्त किया, ठीक है। हमने क्या लिया, लेबर को कितना लिया 2 लिया है, कैपिटल को हमने 8 लिया है और ये दिया। तो अब कितना होगा, ए के स्थान पर एक कितना लिया हमने 50 रख दिया, और के कितना लिया है 8, और एल कितना लिया है 2 के ऊपर कितनी पावर ले रहे हैं हम 1 माइनस 1/2। थोड़ा सा साफ इसको लिख देते हैं अपन, थोड़ा आपके समझ में आ जाएगा कि ए पी ये वाला, तो इसकी ए हमने लिया 50 और ये लिया 8/2 1 माइनस 1/2, ठीक है। 50 और ये कितना होगा 4, 4 के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी माइनस की 1/2, एक में से माइनस 1/2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये हमारा प्राप्त हुआ 50, और ये 4 का पावर 1/2 का मान होता है 2, तो हमारा एपी कितना प्राप्त हुआ 100 प्राप्त हुआ। ध्यान में रखिए यहाँ औसत उत्पादन की बात कर रहे हैं, न कि टोटल प्रोडक्शन की बात करें। औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं, ये वाला निकाला हमने क्यू बटे एल, यानी टोटल प्रोडक्शन में लेबर से डिवाइड करते हैं तब ये हमें प्राप्त होता है। अब हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो हमने लेबर है वो लेबर पहले कितनी थी 2 थी, और अब लेबर को हमने 10 बना दिया, और जो हमारा कैपिटल कितना था, कैपिटल 8 था, और उस कैपिटल को हमने बना दिया 40, यानी लेबर को बढ़ाकर 10 कर दिया और कैपिटल को बढ़ाकर 40 कर दिया, यानी लगभग क्या ये 5 गुना ये वृद्धि हुई है, यानी लेबर को भी 5 गुना बढ़ा दिया और कैपिटल को भी 5 गुना बढ़ा दिया। इसके कारण आप देख रहे हो कि क्या औसत उत्पादन में परिवर्तन होगा क्या, अगर निरपेक्ष एब्सोल्यूट अगर इसकी क्वांटिटी देखें तो एब्सोल्यूट क्वांटिटी में तो लेबर और कैपिटल में दोनों में वृद्धि है, निरपेक्ष में दोनों में वृद्धि हुई है। अब हम एपी निकाल के देखें तो एपी निकालेंगे तो यहाँ आप देखोगे कि ए कितना है, ए हमने 50 लिया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और यहाँ कैपिटल कितना हो गया 40 और लेबर कितना हो गया 10, और ये हो गई 1 की माइनस पावर ये, तो 50 और ये कितना हो गया, कितना आएगा 4, और 4 की पावर कितनी हो गई 1/2, तो ये अब भी कितना प्राप्त हो रहा है 100 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमने जो निरपेक्ष मात्रा है एब्सोल्यूट जो क्वांटिटी है उसके कारण किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि अब भी एपी क्या है 100 ही है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो लेबर और कैपिटल है दोनों की मात्रा बढ़ी है, इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा होगा, लेकिन एपी है वो क्या है कांस्टेंट ही है। एपी क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि एपी कैसे निकालते हैं औसत उत्पादन, क्यू में लेबर का से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ इसकी निरपेक्ष मात्रा बढ़ी है, परंतु एपी जो एपी है आपका लेबर का औसत उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका मतलब के बटा एल जो कैपिटल अपॉन लेबर है उस पर निर्भर करता है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि एपी में कोई बदलाव नहीं हुआ, इससे टीपी मत समझ लेना, टोटल प्रोडक्शन मत समझ लेना, कहीं आप सोचने लग जाएं कि के व एल दोनों 5 गुना बढ़ा है फिर भी 100 इकाई है, ये तो एपी है औसत उत्पादन है, और औसत उत्पादन हम कैसे निकालते हैं टीपी बटा एल, टोटल प्रोडक्शन यानी क्यू में एल से डिवाइड करते हैं तो प्राप्त है। इसलिए टीपी तो बढ़ा है परंतु एपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी टीपी बटा एल में कोई चेंज नहीं हुआ। इसी प्रकार आप पूंजी का औसत उत्पादन भी निकाल सकते हो। इसी प्रकार आप देखो कि साधनों का सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्ट है वो साधनों के संयोजन अनुपात पर निर्भर करता है, उनकी प्रयोग की गई निरपेक्ष मात्रा एब्सोल्यूट क्वांटिटी से स्वतंत्र होता है, उससे किसी प्रकार का प्रभावित नहीं होता है। एक मैं एग्जांपल की दृष्टि से बता देता हूँ, जैसे आपको पता है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, क्यू बराबर ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा, ठीक है। अब एम पी एल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि
अवकलन के माध्यम से, तो यहाँ एल के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो एल कहाँ है इसमें, यानी एल में परिवर्तन कर रहे हैं, तो एल में परिवर्तन करेंगे तो ए तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और जो पावर है उसको आगे पटक देते हैं, आगे ले आते हैं और उस पावर में से -1 कर देते हैं और के की पावर बीटा को ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। यहाँ इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ध्यान में रखिएगा कि ये इसमें नहीं चेंज कर रहे, के में चेंज नहीं कर रहे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए एल्फ़ा और यहाँ देखिएगा के की पावर बीटा, और इस एल्फ़ा -1 वाला इसको नीचे ले आए, तो एल्फ़ा जो एल की पावर एल्फ़ा जो एल्फ़ा प्लस में है वो तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला जो एक है वो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा। ठीक है, 1 माइनस एल्फ़ा। और बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ के की पावर बीटा आपको पता है कि एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है 1, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा, यानी बीटा के स्थान पर भी क्या लिख देंगे, तो ये हमारा प्राप्त होगा ए एल्फ़ा के बटे एल, और दोनों की होल पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस एल्फ़ा। तो यहाँ भी आप देखोगे कि जो सीमांत उत्पादन है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, के बटा एल पर निर्भर करेगा, एब्सोल्यूट जो क्वांटिटीज है उस पर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ ये बात निकल कर आ रही है, ध्यान में रखिएगा। कोप डगलस उत्पादन फलन के अनुसार पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जिसकी हमने बात कर ली कि जो मूल दे रखा था उसमें जो कोप डगलस है उसमें जो है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्राप्त होते हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल कोप डगलस उत्पादन फलन की प्रमुख विशेषता। हाल ही में अर्थशास्त्री कोप डगलस उत्पादन फलन में अधिक रुचि इसलिए लेने लगे कि इसके अनुसार पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं। किस प्रकार कोप डगलस उत्पादन फलन के अनुसार पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं, इसे हम निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं। उदाहरण के द्वारा समझें हम इसको, यदि कोप डगलस उत्पादन फलन में लेबर और कैपिटल को एक स्थिर राशि जी से गुणा किया जाए, तो आप देखोगे कि किस प्रकार आप देख रहे हो कि इस जो एग्जाम्पल दिख रहा है उसमें लेबर को भी जी से एक स्थिर राशि से गुणा कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जी के ऊपर भी पावर ए आ जाएगी, एल के ऊपर भी पावर ए आ जाएगी, जी के पावर बी आ जाएगी के, तो ये बाहर निकालेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, जी के ऊपर ए प्लस बी की पावर, और फिर ये ए एल की पावर ए, के की पावर बी, ये वाला आ ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्यू है, कोप डगलस उत्पादन फलन है, चूँकि हम जानते हैं ए प्लस बी का मान किसके बराबर होता है, ए के बराबर, इसका मतलब यहाँ ये जी हो गया। तो अब ये बात क्या निकल कर आ रही है कि यहाँ जो आपका उत्पादन है वो भी कितने गुना बढ़ेगा, जी गुना बढ़ेगा। ठीक है, ये तो मूल जो कोप डगलस उत्पादन फलन था उसके अनुसार है। ठीक है, जिसको हमने यहाँ ऐसा भी लिया था कि एल्फा प्लस 1 माइनस एल्फा, उसको हमने देखा कि अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया था और एक हमारा प्राप्त हुआ था। साथ ही हम देखें कि कोप डगलस उत्पादन फलन की प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS क्या प्राप्त होती है, उस पर भी हम चर्चा करें। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS का मतलब क्या होता है कि ये हमने पढ़ लिया पीछे की वीडियो में। प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर एक साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से दूसरे साधन की कितनी इकाइयों का त्याग किया जा सकता है जबकि उत्पादन स्तर स्थिर रहे, जिसकी हमने चर्चा कर ली थी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में। उत्पादन सिद्धांत में दोनों साधनों के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो उनके सीमांत उत्पादनों का अनुपात होती है। आपको पता ही है कि MRTS कैसे निकालते हैं, जो MP L अपॉन MP के बराबर डेल्टा के अपॉन डेल्टा L ऐसा निकाल सकते हैं। अब कोप डगलस उत्पादन फलन में हम देखें तो किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ ये उत्पादन फलन है, अब इससे हम MPL कैसे निकालते हैं, तो MPL बराबर AQ अपॉन L है, और Q अपॉन L बराबर क्या होता है, आप टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें लेबर का से डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, APL प्राप्त होता है। ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ उस पर भी हम चर्चा करें, तो ध्यान में रखिएगा कि आपको पता है कि जो सीमांत उत्पादन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस टोटल जो प्रोडक्शन है उसका अवकलन करते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, एल डी या डी क्यू अपॉन डी एल, एल के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो क्या होगा ए और एल्फा आगे आ जाएगा, और क्या करते हैं एल्फा में से -1 हो जाएगा और के की पावर क्या हो जाएगी बीटा। यहाँ एल्फा को मैंने ए लिया है, बीटा को यहाँ हमने बी लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब देखें एल्फा ए, अब देखो एल के ऊपर पावर एल्फा भी है और एल के ऊपर पावर -1 भी है, तो एल की पावर एल्फा, के की पावर बीटा और -1 वाली नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा एल। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एल की पावर एल्फा, के की पावर बीटा, ये क्या है क्यू है, तो ये क्या प्राप्त हुआ है एल्फा क्यू अपॉन एल। ठीक है, एल्फा क्यू अपॉन एल ये तो हमने यहाँ प्राप्त किया, और क्यू अपॉन एल क्या होता है, ये APL होता है, ये तो हमने प्राप्त किया यहाँ। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ये वाला और ये वाला,
ठीक है। इसी प्रकार हम एम पी के निकाल सकते हैं, और एम पी के किसके सापेक्ष, के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब होगा, वो प्राप्त होगा क्यू अपॉन के, और ये बीटा या बी बाहर आ जाएगा, चूंकि हम एम आर टी एस एल के जानते हैं कि क्या होता है एम पी एल अपॉन एम पी के, और एम पी एल के स्थान पर एम पी एल लिख दिया, अपॉन में एम पी के रख दिया, और ये हमारा क्या प्राप्त होगा, ए अपॉन बी इंटू के अपॉन एल। थोड़ा सा उल्टा है, ये विलोम है, ध्यान में रखिएगा, ए के साथ एल नहीं है, यहाँ ए के साथ ऊपर के है और बी के साथ नीचे एल है। ये आपका क्या हो गया, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। निष्कर्ष रूप में हम देखें कि कोप डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो साधनों के अनुपात, यानी यहाँ भी के बटा एल पर निर्भर कर रही है। जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं, इन्हें श्रम कहाँ है, लेबर नीचे की तरफ है ना, तो नीचे है, तो इसका मतलब नीचे वाला मान जो श्रम की मात्रा बढ़ेगी तो एम आर टी एस क्या होगी, घटती जाती है। इसलिए कोप डगलस उत्पादन फलन में समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कोप डगलस उत्पादन फलन में दोनों साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच है वो इकाई के समान होती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये कैसे इकाई के समान, उस पर भी हम बात करें। आपको पता है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की जो लोच है, इलास्टिसिटी है, वो कैसे निकालते हैं, वो तकनीकी प्रतिस्थापन की में चेंज के कारण निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि के अपॉन एल में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है या अनुपातिक परिवर्तन होता है वो किसके कारण, हम देखते हैं किसके कारण, एम आर टी एस में जो आपका प्रतिशत परसेंटेज या अनुपातिक परिवर्तन, ये क्या होता है, ये होता है आपका तकनीकी प्रतिस्थापन की चेंज, जो लोच है वो निकलती है। और किसके कारण परिवर्तन देख रहे हैं हम, एम आर टी एस के कारण, किस पर प्रभाव देख रहे हैं, के बटा एल पर देख रहे हैं। यहाँ तक आप ध्यान में रखिएगा, इसको लिख भी लेना। अब ये कैसे निकलता है, हम देखते हैं कि तकनीकी प्रतिस्थापन की जो लोच है, इलास्टिसिटी है, उसको सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। अब ऊपर वाला मान यानी हम किसका चेंज देख रहे हैं, के बटा एल, यानी ये परिवर्तन है, अपॉन क्या है, के बटा एल। ये तो हो गया किसका, कैपिटल और लेबर के अनुपात में परिवर्तन, और किसके कारण, एम आर टी एस के कारण, या डी एम आर टी एस अपॉन एम आर टी एस, ये लिख लो आप साथ साथ। यानी नीचे वाला जो चेंज है किसके कारण, एम आर टी एस के कारण जो चेंज है उसका प्रभाव किस पर देख रहे हैं, के बटा एल पर। यानी हम देखते हैं कि के बटे एल में जो चेंज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, एम आर टी एस के, वही तो आपका लोच प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये स्क्रीन पर पूरा नहीं आ रहा है इसलिए मुझे बार बार हटाना पड़ रहा है। आप इसको लिखेंगे फिर कैसे, सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, ऊपर हमने क्या लिखा था, ऊपर लिखा था डी के अपॉन एल, के अपॉन एल, ये ऊपर परिवर्तन, ये प्रारंभिक मान, डिवाइड बाई, इसको हम इस प्रकार लिख दें, और हमने क्या लिखा, डी एम आर टी एस अपॉन एम आर टी एस। यहाँ तक ठीक था ना, यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी बात। अब हम देखें इसको, डी के बटे एल अपॉन के बटे एल, ठीक है। अब इसको मल्टीपल में ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एम आर टी एस ऊपर चला जाएगा, डी एम आर टी एस यानी अवकलन रूप वाला नीचे आ जाएगा, और एम आर टी एस को अभी हमने निकाला था, क्या होता है, ए बटे बी इंटू के बटे एल, और नीचे ये आ जाएगा आपका डी एम आर टी एस नीचे आ जाएगा ना, तो डी ये हो जाएगा आपका डी ए बटे बी इंटू के बटे एल। आपको पता है कि ए बी कॉन्स्टेंट राशि है, ए अपॉन बी कॉन्स्टेंट राशि है, कॉन्स्टेंट राशि का अवकलन होता नहीं है, उसको हम बाहर ऐसा का ऐसा रख देते हैं। तो आप देखोगे, तो ये आप क्या देखोगे कि आपका ये हो जाएगा नीचे वाली मान कि ए बी इंटू डी के बटे एल। तो अब देखो डी के बटे एल से डी के एल ये वाला कट जाएगा, और ए बी से ए बी वाला ये कट जाएगा, और के एल से के वाला कट जाएगा, और हमारा मान कितना प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। ध्यान में रखिएगा, कोप डगलस उत्पादन फलन में तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच है वो किसके बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है। साथ ही इसमें एक और बिंदु है, उत्पादन में श्रम का भाग है वो स्थिरांक ए यानी एल्फा तथा पूंजी का जो शेयर है वो बी के बराबर प्राप्त होता है। यानी सामूहिक भाग हम देखें तो ए का आपका लेबर का तो कितना होता है, ए है, और कैपिटल का कितना प्राप्त होता है, बी होता है। ये कैसे होता है उसको थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा। हमें पता है कि कोप डगलस उत्पादन फलन हमारा क्या है, क्यू बराबर ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो साधन है उनको जो भी उनका प्रतिफल प्राप्त होता है वो उनके सीमांत उत्पादन के बराबर होता है। जैसे लेबर की बात करें तो लेबर को जो सीमांत उत्पादन है वो उसकी सीमांत जो मजदूरी मिलती है वो किसके बराबर मिलती है, उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर, यानी जो डब्ल्यू मिलेगी, लेबर वेजेस मिलेगी, वो एम पी एल के बराबर होगी। अब सबसे पहले हम एम पी एल निकालें, तो एम पी एल हमें निकालना आता है डी क्यू अपॉन डी एल। तो एल के सापेक्ष चेंज कर रहे हैं, तो ए एल्फा पहले आ जाएगा, एल एल्फा -1 के की पावर बीटा,
ठीक है। और इसके बराबर क्या मिल रही है, डब्लू वेजेज मिल रही है, ठीक है। क्या मिल रही है, डब्लू मिल रही है। जब एक व्यक्ति को सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिल रही है तो टोटल कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, कुल मजदूरी की हम बात करें, कुल मजदूरी इसी प्रकार आप कैपिटल का निकाल लेना, तो डब्लू इंटू एल, यानी ए को मिलने वाली इंटू इसको मिलने वाली। अब डब्लू डब्लू किसके बराबर है, एम पी एल के बराबर, तो एम पी एल यहाँ लिख दें ए एल्फा एल की पावर एल्फा माइनस वन के की पावर बीटा इंटू एल, आप साथ साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप, ए एल की पावर ए एल्फा एल की पावर एल्फा माइनस वन के की पावर बीटा और एल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ एल की पावर एल्फा और माइनस एक है, ठीक है, तो एल की पावर एल्फा भी होगी, अगर इसको टुकड़ों में बांटे तो एल की पावर एल्फा भी आ जाएगी, एल की पावर माइनस एक भी आ जाएगी, तो एल की पावर माइनस एक से एल कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, एल्फा एल की पावर एल्फा और के की पावर बीटा, ठीक है, और ए है ही, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए एल्फा को छोड़ दो एक बार, ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्यों लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ एल्फा इंटू क्यू, एल्फा इंटू क्यू, इसका मतलब यहाँ हम देखें ये हमारी कुल मजदूरी प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, कुल मजदूरी प्राप्त हुई है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में श्रम का सामूहिक जो सापेक्ष भाग है वो कैसे निकलेगा, टोटल मजदूरी कितनी है, टोटल जो है वो है डब्लू अपॉन डब्लू इंटू एल है ना, उसमें क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में भाग दे देंगे, क्यू का हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें राष्ट्रीय आय में लेबर का जो सामूहिक जो भाग है, सापेक्ष जो हिस्सा है, उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब हमें ध्यान में है कि डब्लू इंटू एल हमारा अभी कितना प्राप्त हुआ था, एल्फा क्यू, और नीचे ये क्यू है, क्यू से क्यू चेंज हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्फा प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये बात निकल कर आ रही है ये वाली, कि अगर लेबर की बात करें तो उसका हिस्सा एल्फा या ए होगा, और कैपिटल की बात करें तो सामूहिक जो हिस्सा है वो बी या ये होगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो कोप डगलस उत्पादन फलन तथा पैमाने के प्रतिफल की बात करें तो कोप डगलस उत्पादन फलन का सामान्य रूप है, पहले हम मूल रूप तो हमने देखा ही था, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, दोबारा मैं बताता हूँ कि क्यू ए की पावर ए एल की पावर एल्फा के वन माइनस एल्फा, ये हमने निकाला था। लेकिन जो सामान्य रूप है वो क्या है, वो हमने ये देखा कि ए, सामान्य रूप में हमने देखा क्यू ए की पावर एल्फा के की पावर बीटा, ठीक है। यहाँ ए और बी भी लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ देखें कि जो क्यू है उसमें हमने ये देखा कि जो आपका लेबर है उसमें भी हम ये कांस्टेंट राशि से मल्टीपल कर रहे हैं, जी से, और कैपिटल को भी कर रहे हैं यहाँ, और इसको बाहर निकालेंगे तो जी की पावर ए प्लस बी, और ये निकल कर आ गया, और यहाँ जी और क्यू आ गया। अब यहाँ जो आपका ये वाली बात थोड़ी सी यहाँ नहीं ध्यान में रखनी है, ये वाली, और ये देख लेना है जी की पावर ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी है वो एक के बराबर है, भी आ सकता है, मूल में तो ये एक के बराबर था, लेकिन बाद में हमने ये देखा कि ये एक के बराबर भी आ सकता है, एक से अधिक भी आ सकता है, और एक से भी कम भी आ सकते हैं। इसका हम जांच करें तो हम देखेंगे कि अगर ये एक से अधिक आ रहा है, ए प्लस बी का योग एक से अधिक आ रहा है, तो वो हमें क्या देगा, वर्धमान प्रतिफल देगा। कौन सा प्रतिफल देगा, वर्धमान देगा। और एक के बराबर आ रहा है तो वो कांस्टेंट रिटर्न देगा, ये आप ध्यान में रखना। और एक से कम आ रहा है तो इसका मान मतलब क्या होगा, ह्रासमान।